तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे बात करेंगे उस केस की जिसमें एक उस देश की औरतों का शोषण, जिस देश में इंटरनल वॉर चल रही है, एक सिविल वॉर चल रही है, उस कंट्री का नाम है सूडान। बहुत से विदेशों के लोग वहाँ पे उस आपसी कबीलों की लड़ाई में फंसे हुए हैं। बहुत सारे भारतीय नागरिक भी जो काम करने वहाँ गए थे, वो उनकी अंदरूनी लड़ाई में वहाँ फंसे हुए हैं। और भारतीय जो हमारी एजेंसीज हैं और सरकार है, वो उनको वहाँ से बचा के लाने में लगी है। लेकिन उस लड़ाई से तंग आके सूडान के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। ख़ास तौर पे वहाँ की औरतें, इतने सालों की लड़ाई के बाद उनको अपने देश में खाने पीने पहनने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग अपना देश छोड़ के खाड़ी के देशों में आके काम करने को मजबूर हैं। लेकिन उनकी मजबूरी की जो सैलरी मिलती है वो इतनी नहीं होती कि वो अपना पेट भर सके, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने खानदान का खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त कर सके। तो वहाँ से शुरू होती है उनकी बदकिस्मती की आगे की कहानी। इन औरतों को खास तौर पे, मर्दों को भी, लेकिन औरतों को खास तौर पे ड्रग स्मगलिंग और गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट्स बहुत अमानवीय तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और ये औरतें एक्सप्लॉयट हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है। वो अपनी मर्जी से भी करने लगी है क्योंकि पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अब सर्वाइवल के लिए इंसान क्या नहीं करता। हिंदी की कहावत है, मरता क्या नहीं करता। भले उनकी आने वाली जिंदगी फिर एक नई मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन उनके लिए ये मुश्किलें उन मुश्किलात से कम हैं जो उनको अपने देश में भुगतनी पड़ रही हैं, सूडान में जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। इसी साल 28 जनवरी, मतलब आज से तकरीबन 3 महीने पहले, मुंबई एयरपोर्ट पे शारजा से एक फ़्लाइट आती। शारजा जो यूएई का हिस्सा है, एक ज़माने में क्रिकेट के मैचेस के लिए मशहूर गिना जाता था, जब मोहम्मद बुखातिर ने वहाँ पे एक स्टेडियम बनाया था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट के मैचेस होते थे। और दाऊद इब्राहिम को उन मैचेस के एक कूपे में, एक बॉक्स में बैठा सैटेलाइट फ़ोन पे बात करते दिखाया जाता रहा है। ये वही शारजा कंट्री है, एक सिटी भी है, कंट्री भी है, छोटा सा खाड़ी देश है। और 2 दिन पहले आपने आपको एक शारजा की एक कहानी दूसरी भी सुनाई थी, जहाँ पर मुंबई की एक लड़की को ड्रग दे के एक्ट्रेस को भेजा गया और वो आज शारजा की जेल में बैठी वहाँ पे अपना इंतज़ार कर रही है कि कब उसको फ्री किया जाएगा। ये हिंदुस्तान की लड़की शारजा में जाके फंसी। और अब सूडान की लड़कियां शारजा से आके मुंबई में कैसे फंसी, ये बहुत अजीब किस्सा। लड़कियां नहीं, तकरीबन उनको औरत कहो तो अच्छा है, क्योंकि सबकी उम्र तकरीबन 35 साल से 40 साल के करीब कही जाती है। तो बात कर रहे थे 28 जनवरी 23 इसी साल की, 3 महीने पहले की। शारजा से एक फ़्लाइट आती है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और वहाँ पे जब ये औरतें अपने अजीबोगरीब जो सूडान की ड्रेस होती है, उसमें वो काफ़ी सेरेमोनियल सी ड्रेस लगती है। सर पे बड़ा सा स्कार्फ बना होगा, एक लंबी सी स्कर्ट पहनी होती है, एक कुर्ता उसके साथ, जिसको हम यहाँ फैशनेबल हमारे लोग कुर्ती कह देते हैं, उस किस्म की ड्रेस पहन के
वो औरतें मुंबई एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट से आती, 11 औरतें, एक नहीं, दो नहीं, 11। लेकिन उन 11 के पास क्या है ये एक दूसरी को भी नहीं मालूम था। किसी की सीट कहीं, किसी की सीट कहीं। पूरे प्लेन में बड़ा जहाज़ होता है, 200-250 पैसेंजर हैं। किसी की तीसरी रो में टिकट सीट, किसी की 10वीं रो में, अलग अलग। उनको इतना तो मालूम है कि हम सब एक ही देश की रहने वाली हैं, सूडान की। वो ड्रेस से पता चल जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस काम से मैं मुंबई जा रही हूँ, शारजा से, उसी काम में ये औरतें भी लगी हुई। अब देखिए, जो सिंडिकेट्स का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि एक आदमी को दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं हो, एक शख्स को दूसरे शख्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं हो। जैसे हमारे देश में भी एक 25 भारतीय नारियां एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हैं। देखने को तो भारतीय लगेंगी, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। इसी तरह इन औरतों का भी आपस में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक देश की थी सब। देखिए आप कैसे आगे सब खुलता है खेल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे ही ये औरतें उतरती हैं, कस्टम के पास एक DRI, टू बी प्रिसाइज, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंबई यूनिट, उनके पास एक पहले से खबर थी जो शारजा से आई थी कि कुछ औरतें गोल्ड स्मगलिंग का सामान लेके, स्मगलिंग का गोल्ड लेके इस फ्लाइट से आ रहे हैं। अब कस्टम उन औरतों को ढूंढने लगती है, तो लेकिन इनका 11 की 11 औरतें आइडेंटिफाई सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि बाकी पैसेंजर से देखने में, पहरावे में, बॉडी बिल्ड में अलग लगती थी। तो एक एक करके आपको एक और बता दें कि कस्टम और DRI एयरपोर्ट पे जब पैसेंजर उतरते हैं उन पर डिस्क्रीट वॉच रखते हैं। आपकी गोल्ड अगर आपने बॉडी के ऊपर छुपाया है, जैसे गोल्ड के बिस्कुट हुए या गोल्ड पेस्ट हुई या ज्वेलरी हुई, उसको बड़े तरीके से आपने रैप करके अपनी कमर के साथ बांध लिया बेल्ट बना के, या अपने थाइज के साथ टेप वेप लगा के सिक्योर कर लिया, या गले में कुछ ऐसी चीज़ पहन ली जिसके अंदर वो गोल्ड छुपा के रखा गया है, तो आपकी चाल जो होती है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्योंकि गोल्ड का बॉडी वेट बहुत होता है, वो मास वेट जिसको कहते हैं, वो अपनी बॉडी पे अफेक्ट करता है वो। तो आप 5 किलो का, 20 किलो का आप कहें तो एक सूटकेस लेके आराम से चल सकते हो, लेकिन 5 किलो सोना हाथ में लेके आप चलोगे तो आपकी चाल में फर्क आएगा। तो इन सब चीज़ों से DRI के जो जासूस होते हैं और इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और कस्टम के ऑफिसर सब वाकिफ होते हैं। तो आपकी चाल देख के, आपका बिहेवियर देख के वो समझ जाते हैं कि समथिंग इज मिस, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इनमें से भी एक तो औरतें जो फिजिकली थोड़ा कमज़ोर थी, उनकी चाल को देख के इनको शक हुआ कि यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है। उनको रोका जाता है। अब फिजिकल उनकी तलाशी ली जाती है, कुछ नहीं निकलता। अब उनको फिर जब सेपरेट अलग अलग कमरों में लेडी ऑफिसर्स बुला के उनकी इंटरोगेशन होती है, तो वो मान जाती कि उन औरतों ने अपनी बॉडी के अंदर, जिनको हम, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें से बॉडी कैविटीज़ जिनको कहते हैं, आम भाषा में उनको प्राइवेट पार्ट्स भी कह देते हैं, तो उन बॉडी कैविटीज़ में तकरीबन 45 लाख का सोना हर औरत ने छुपाया हुआ था। उनको अच्छी तरह से बांध के टेप करके, ताकि उनको कहीं उसकी डिटेक्शन नहीं हो, बड़े क्लेवरली सब किया हुआ था। लेकिन उनसे ये सब कुछ करवाया गया था उन स्मगलर की सिंडिकेट से, जो दुबई में और शारजा में सोना बहुत सस्ता।
इंटरनेशनल प्राइस से भी थोड़ा सा रिबेट आपको वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन वही सोना हमारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। वो ड्यूटी और हिंदुस्तान में जो सोने के रेट का फ़र्क है, जो डिफरेंशियल है, वो तकरीबन 17-18% मिला के पड़ जाता है, लोकल टैक्सेस और ये सब मिला के। तो 17-18% मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है इलीगल काम करने के लिए। मसलन वो लोग अगर 1 करोड़ रुपए का सोना दुबई से या शारजा से इंडिया में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको 1 करोड़ 18 लाख मिलेंगे। और 18 लाख में से 2-3 लोगों की आप समझ लिए 45 लाख का सोना एक के पास, तो दो के पास तकरीबन 1 करोड़ का आ जाता है। उनकी शारजा टिकट कितनी है? 15-20 हज़ार की टिकट होगी उनका, और कोई थोड़ा बहुत खर्चा होगा, 25-30-40 हज़ार उनको दिया जाता होगा कोरियर की फीस। तो इस तरीके से खर्चे कम हैं लेकिन आमदन बहुत ज़्यादा है। इस बात का फ़ायदा स्मगलर सिंडिकेट्स उठाती और नए नए तौर तरीके ढूंढते। खैर अल्टीमेटली जब उनकी एक्सरे वगैरह किया जाता है, उनको इजेक्ट करने के लिए कहा जाता है वो सब मटेरियल, तो टोटल मिला के 10 करोड़ 16 लाख का सोना इन 11 औरतों से पहले केस में इसमें 4.5 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होता है। ये जनवरी 28 की बात है इसी साल। अब इसके बाद DRI और कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट उन्होंने इस किस्म की औरतों पे नज़र रखनी शुरू की। अब देखिए सिंडिकेट्स गेम कैसे खेलते हैं। आने वाले कुछ दिनों की फ्लाइट्स में वो एक एक दो दो सुडानीज वुमेन को भेजने लगे, उसी किस्म की औरतें। लेकिन नहीं, ये औरतें तो पकड़ी गई, सोना रिकवर हो गया, उनको जुडिशल कस्टडी हो गई और वो केस भुगतने के लिए हिंदुस्तान के अदालतों जेलों में बैठे हैं, या कुछ की ज़मानत भी हो गई। अब जब तक केस खत्म नहीं होता वो वापस नहीं जा सकती, और वापस जाएंगी तो उनको सूडान भेजा जाएगा। जो नहीं जाना चाहेंगी वो, तो वहाँ तो उनको खाने के लिए भी प्रॉब्लम है। इसके 2-3 पहलू और भी हैं, उनकी बात करेंगे बाद में। तो लेकिन जो नई औरतें भेजी गई 5 दिन के बाद, दूसरी 2, 7, 10 दिन के बाद भेजी गई, 3-4 और औरतें 1 महीने के बाद भेजी गई, लेकिन उससे कोई सोना स्मगलिंग नहीं करवाया गया। वो जो पहले जो सीजर हो गया, 11 औरतें एक साथ पकड़ी गई, वो एक तरिस्म तोड़ने के लिए, कस्टम को ये जताने के लिए कि हर सूडानीज औरत जो मुंबई आती है वो सोना लेके नहीं आती है, स्मगलिंग नहीं करती है। तो ऐसा ऐसा कस्टम की निगाह भी थोड़ी सी घटने लगी कि हर औरत इस किस्म का काम नहीं करती है। लेकिन उनकी ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली। स्मगलर्स का ये चालाकी जो कर रहे थे, चाल चल रहे थे, उसको कस्टम वाले खूब भांपते थे। उनको पता था कि थोड़ा थोड़ा सोना मंगवाने में सिंडिकेट्स के खर्चे पूरे नहीं होते, तो वो जब करेंगे तो बड़े लेवल पे ही सोना मंगवाएंगे। और वही बात आज से 2 दिन पहले फिर हो गई। इस बार अब की बात 18 सूडानीज वुमन, उसी तरह से उसमें 11 थी, इसमें 18, उसमें 4.5 करोड़ के करीब सोना पकड़ा गया था। अभी इन 18 औरतों से जो उसी मोडस ऑपरेंडी से आ रही थी, उसी तरह से सोना बॉडी कैविटीज़ में छुपा के ला रही थी, वो 18 लेडीज़ पकड़ी गई 2 दिन पहले। अब देखिए कितना बड़ा धोखा सिंडिकेट देने चली थी, लेकिन DRI उनकी भी उस्ताद निकली। उनको एक बड़े ग्रुप की तलाश थी जो 2 दिन पहले उनको मिल गया। अब ये औरतें भी बेचारी सब की सब सूडान की रहने वाली। अब उनकी पूछताछ एजेंसीज ने दूसरे तरीके से करनी शुरू की कि आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हो। आपको चलो 1 लाख रुपया भी मिल गया, एक
ये लाने का यहाँ पे। लेकिन रिस्क कितना बड़ा, आप पकड़े जाते हो, आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, आपका वकील करोगे, इतना खर्चा हो जाएगा। तो उनका कहना है कि अगर हम वहाँ रहते तो हमें ये भी नहीं मिलता, तो ये रिस्क ज़िंदगी में लेना पड़ता है। अगर निकल गए तो ठीक है, पकड़े गए तो खाना तो जेल में मिलेगा ही, रोटी तो मिलेगी, रहने के लिए छत मिलेगी, और हम फॉरेनर्स हैं, हमारे ऊपर आप टॉर्चर नहीं कर सकते, और यहाँ रहेंगे जब तक केस चलेगा, किसी तरीके से रहेंगे। इस एंगल की मैं बात कर रहा था कि यहाँ कुछ और नौकरी ढूंढ लेंगे, वो काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो गुलामी हम कर रहे थे, अपने देश में भूखे मर रहे थे, यूएई में शारजा में गुलामी कर रहे थे, उससे तो अच्छा होगा। इंडिया को वो इन देशों से अच्छा समझ रहे हैं। जितनी एक्सप्लॉयटेशन फॉरेन वुमेन्स की खाड़ी देशों में होती है, उतनी शायद और दुनिया के किसी कंट्री में नहीं होती। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। हम लोग, हमारे देश के लोग बाहर जाके रहना पसंद करते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कनाडा, अमेरिका जाना चाहते, लेकिन बाहर के लोग अपना पेट पालने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। उसके लिए भले ही रास्ता गलत चुन रहे हो। और इससे ये भी लगता है कि इतने बड़े ग्रुप्स को अब 10 करोड़ का नुकसान सिंडिकेट का हुआ, लेकिन इन बिटवीन जो एक एक दो दो भेजे गए थे, जिनकी चेकिंग कस्टम ने की, कुछ नहीं मिला। उस चक्कर में पता नहीं कितने एक दो दो ग्रुप में जो लेडीज आई सूडान मूल की, शारजा से और दुबई से, तो उनमें से कितना सोना आया होगा। तो जिस तरह से स्मगलर अपने पैंतरे बदलते रहते हैं, उसी तरह एजेंसीज भी अपनी जो उनकी जो निगाह रखने के तरीका है वो भी बदलते रहते हैं। तो ये कैट एंड माउस गेम होती है, चलती है। अब इतना बड़ा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, उसको लेके इतने बड़े लेवल पे गोल्ड स्मगलिंग हो रही। अब देखने तो ये लगता है कि अगर देश में सोना आ रहा है तो आने दीजिए, किसी का क्या नुकसान है। ड्रग की बात और है, नशे की बात और है, हथियारों की स्मगलिंग होती है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन सोने के ऊपर इतनी सख्ती क्यों होती है? तो दोस्तों, उसके पीछे कारण है। जो आदमी बाहर से सोना हिंदुस्तान भेजेगा, वो फ्री में तो भेजेगा नहीं, उसको पैसा उसका देना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल कीमत है वो तो देनी पड़ेगी। अब जब माल स्मगलिंग से आ रहा है, उसकी जो भरपाई है, जो उसकी आप कीमत आपको अदा करनी है, वो आपको ब्लैक में करनी पड़ेगी। और ब्लैक में आप इंडियन रुपीस तो दोगे नहीं, बाहर तो रुपी चलता नहीं है। आप उसको पेमेंट करोगे डॉलर्स में या किसी दूसरी बड़ी करेंसी में। और जब हिंदुस्तान में कमाए हुए डॉलर बाहर जाते हैं तो उसका इकॉनमी पे फर्क पड़ता है। बड़े लेवल पे नहीं पड़े, छोटे लेवल पे तो पड़ता है। ये तो वो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जो पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने की रेशो जो होती है वो 15 से 20% तक होती है। 80% सामान तो ऑलरेडी पहुंच जाता है, 15-20% पकड़ा जाता है। तो इतने बड़े लेवल पे जो भारतीय पैसा भले फॉरेन एक्सचेंज में हो, है तो हमारा, वो जब बाहर जाता है ब्लैक में, उसका फर्क पड़ता है। तो ये बहुत बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जिसका बहुत गिने चुने लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? फिर लोगों के एक अक्सर बात होती है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। रोका ऐसे जा सकता है जैसे पहले एक बार सरकार ने गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी अबॉलिश कर दी थी। आप जब ड्यूटी आप अबॉलिश कर दो तो उसका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है बहुत कम रह जाता है। फिर खाली थोड़े से लोकल टैक्सेस बचते हैं, उसमें आने जाने का खर्चा, कैरियर को पैसा देने का खर्चा, वो ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए स्मगलिंग अपने आप बंद हो जाती है। हम जिस चीज़ का इंपोर्ट बैन करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ड्यूटी लगा के उसको लाने पे शर्तें रखेंगे, उसकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं गोल्ड की स्मगलिंग देश के लिए इतनी घातक नहीं है जितनी ड्रग की और हथियारों की है। उसके बारे में भी कल जिक्र करेंगे। हमारे एक बहुत बड़े जानकार हैं, हिंदुस्तान की बड़ी एजेंसी में काम कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 आर्टिकल्स लिखे हैं जो एक बड़े इंटरनेशनल जर्नल में छपे हैं। उन्होंने पूरी मोडस ऑपरेंडी कि ड्रग स्मगलिंग कैसे होती है, क्या उसकी सब तौर तरीके कैसे अपनाए जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे उसके रेमिफिकेशन क्या होते हैं, और हमारे कानून में और हमारी इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसका जिक्र भी आने वाले 1-2 दिनों में करेंगे। ये देश के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनकी हमें बात करनी होगी। लेकिन आज के दिन उन औरतों पे तरस भी आता है जो अपनी मजबूरी के चलते इतना बड़ा रिस्क लेके बैठी हैं। और वो एक विदेश की औरतें 11 और 18, 29, वो अब जेल में बैठी। अब उनकी सुनवाई कौन करेगा? एक इंडियन आदमी जो मस्जिद बंदर एरिया के एक रेस्टोरेंट में, होटल में बैठा था, AK फिरदौस इस किस्म का नाम होटल, उसके बाद से कुछ और सोना मिला और 85 लाख रुपया इंडियन और फॉरेन करेंसी में मिला, जिसने इन औरतों से वो सोना कलेक्ट करना था। और ये सोना बेसिकली पेस्ट की फॉर्म में था, ज्वेलरी भी थी थोड़ी, जिसको अच्छी तरह रैप करके कंसील किया गया था। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, स्मगलिंग के रूट और स्मगलिंग करने के तरीके वो भी बदलते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।